तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो जैसे कि देखते ही देखते आप लोगों के सामने एक और नया दिन आप लोगों का आ गया है। मतलब कि पुराना दिन जो है आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो 8 दिन आप लोगों की पूरी जिंदगी में से जा चुके हैं। तो कैसे लगे ये 2020 जो बेसिकली 22 के 8 दिन। आज ना यार थोड़ा सा आप लोगों को मतलब चीज़ें जो हैं टाइट हो गई। आज सुबह से निकला था घर से तो थोड़ा लेट हो गया आने में भी। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब हो सकता है आप लोग एनर्जी डाउन लगे हल्की सी, पर लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि लेक्चर को अच्छे से डिलीवर करूंगा। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मेरी थकावट जो है वो फील ना हो, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर यह कि टाइम मिला नहीं, इसकी वजह से मैं क्विज नहीं लगा पाया। ठीक है, तो क्विज लगाने में भी थोड़ा सा मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पाया। और 1-2 दिन ये आप लोग की दिक्कत रहेगी यार, जैसा मैंने बोला भी था कि कुछ टाइम मुझे चाहिएगा। तो 1-2 दिन ये थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। इसके बाद में चीज़ें आप लोगों को सारी पैटर्न में होती हुई नजर आएगी। तो कल भी हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाए, मतलब 8:30 पौने 9 या फिर 9 बजे से तो पहले ही पहले डाल दूंगा। तो इस तरीके से हो सकता है। तो 1-2 दिन की दिक्कत है, इसके बाद में चीजें आप लोगों को पैटर्न में आती हुई नजर आ जाएंगी। तो फिर आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय करिएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। 1-2 दिन कभी कभी थोड़ी सी एक्स्ट्रा काम पड़ जाते हैं, कुछ पर्सनल काम है तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मतलब चीजें मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है। कभी हो जाती है ना चीजें कि बहुत ज्यादा टाइम तक, लंबे समय तक बाहर रहना पड़ जाता है। तो फिर जब पूरे दिन बाहर रहते हैं तो रूम पर आकर फिर एक रिलैक्स करने का मन करता है। तो वो रिलैक्स का भी टाइम हालांकि नहीं मिल पाया मुझे थोड़ा सा, तो उसकी वजह से थोड़ी सी थकावट हो रही है। ठीक है, कोई नहीं, चलिए पूरे जोश के साथ में लेक्चर डिलीवर करूंगा। आप लोगों को कमी फील नहीं होगी कोई भी कहीं पर, किसी अगर लगेगी तो बताना कि हाँ ऐसा कुछ लगा आप लोगों को। एक्चुअली होता भी है, मैं अगर थका हुआ भी हूँ जब पढ़ाने बैठता हूँ ना तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो बोल सकते हो, पर लेकिन फिर मुझे अपने पैटर्न में आते हुए ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अंदर से एनर्जी आने लगती है। ठीक है, पढ़ाते टाइम में अलग ही लेवल का रहता हूँ मैं नॉर्मली मुझे भी नहीं पता है कैसे होता है, पर होता है यार। ठीक है, चलिए जो भी है अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए। और कैसे रहे आप लोग के ये 8 दिन, जरूर बताना आप लोग कैसे गए और कैसे आप लोग चाहते हैं नेक्स्ट आप लोग का जो 9th डे हो वो कैसा चले, इसके बारे में बताना। और इसी के साथ में मॉर्निंग में जो वीडियो आती है उसके नीचे बताया करो कि कैसे आप लोग अपनी जिंदगी को लेकर चलना चाहते हो। और इसी के साथ में इवनिंग में बताया करो जिस तरीके से आप लोगों ने सोचा था क्या उसी तरीके से आप लोगों ने पैटर्न को बेसिकली फॉलो किया है, तो उसके बारे में जरूर बताना। ठीक है, एक बड़ी ही शानदार बात बोली गई यहाँ पर, बोला गया बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। ये मैं कोटेशन जब पढ़ रहा था तो मुझे ऐसे की याद आ गई। यानी अब की बार जो 2021 का ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, जो ऐसे का पेपर पूछा गया यूपीएससी के द्वारा, उसमें 8th नंबर का जो ऐसे था सेक्शन बी के अंदर में, वो मुझे याद आ गया। इसको पढ़ते हुए कहता नहीं है, देयर आर बेटर प्रैक्टिस टू बेस्ट प्रैक्टिस। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि हमेशा जिंदगी में एक बेहतर की तलाश करो। तो उसी के ऊपर वो निबंध भी आप लोगों से पूछा गया। तो ये आप लोग देखते हैं उसी तरीके से यहाँ पर कोटेशन भी है। कहने का मतलब ये है कि यार रुका हुआ ना पानी भी सड़ जाता है। तो जिंदगी में कभी भी आप लोगों को रुकना नहीं है, हमेशा चलते रहना है। क्योंकि एक तरीके से अगर आप लोग चलते रहोगे तो हमेशा अपने आप को रिनोवेट आप लोग करते रहोगे, नई नई चीजें आप लोग सीखते रहोगे। अगर नहीं चलोगे, एक जगह ठहर जाओगे, तो जब पानी भी सड़ जाता है, तो इंसान के अंदर आप लोगों को पता है 60 से 70% पानी होता है, तो वो भी सड़ेगा तो हम भी सड़ेंगे। तो इसके लिए जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कभी भी अपने आप को एक जगह रोकना नहीं है। तो इस तरीके से जिंदगी को लेकर आप लोगों को चलना है। आई होप कि आप लोग इस बात से तकल्लुफ रखते होंगे, तकल्लुफ ही बोलेंगे ना, कोई और शब्द होगा सारी चीजें यूज कर लेते हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आती है अच्छे से एंजॉय किया कीजिए। ठीक है, चलिए आज का तो मैं क्विज लगा नहीं पाया, पर लेकिन आप लोग का जो कल का क्विज था उसका बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्विज है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा और फिर इसके बाद में वीडियो के एंड में इसके आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो कल का जो क्विज था ना उसके बारे में बात कर रहा हूँ। 2 तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने बात की थी, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कौन कौन से मेंबर है वो आप लोग को बताना था। अभी यहाँ पर रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये आप लोग को बताना था यहाँ पर NAFED क्या है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की थी हम लोगों ने बेसिकली ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में। ये वाला आर्टिकल मैं आज डिस्कस करूंगा क्योंकि कल टाइम की वजह से नहीं डिस्कस पाया था, थोड़ा सा मतलब चीजें इधर उधर हो गई थी, उसकी वजह से समझ सकते हो। प्रधानमंत्री जो यहाँ पर एक स्कीम का नाम आप लोगों को बताना है क्या है और कैसी स्कीम है ये आप लोगों को बताना है। हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर देशमोहन टूटू के बारे में, तो ये भी डिस्कस किया था कब नोबेल प्राइज मिला, एक क्वेश्चन था आप लोगों से। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की थी, तो आप लोगों को इसके बारे में बताना था, फाउंडेशन डे जो था। और CMIE के बारे में डिस्कस की थी, ये फुल फॉर्म बतानी थी। ठीक है, तो ये इसका आप लोग आंसर दीजिए, फिर आप लोगों को आंसर मिलेगा वीडियो के एंड में, रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। तो काफी शानदार डिस्कशन रहेगा, टकटकी लगाकर सुनिएगा, लेक्चर को सुनने में मजा आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मेरी थकावट आप लोगों को लेक्चर के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है चलिए तो आइए यार जोश के साथ में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में कनेक्ट करूंगा और वो भी करंट के साथ में शानदार तरीके से आप लोग इस आर्टिकल को एंजॉय करोगे। और बात करेंगे यहाँ पर हम लोग किसके बारे में, एक पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट के राज्य के बारे में जिसका नाम है त्रिपुरा। पहले आप लोग त्रिपुरा को मैप में निहारिए, चीजों को आप लोग समझ पाएंगे। एग्जैक्ट त्रिपुरा यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। त्रिपुरा की आप लोगों को यहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्री है बांग्लादेश, जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखेगा। और जब भी मैं बात करता हूं आप लोगों से, कभी भी पढ़ाता हूं किसके बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि वो कहां से जाती होते हुए, कि त्रिपुरा और मिजोरम से, सॉरी म्यांमार से होते हुए गुजरती है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखेगा, ठीक है। तो इसके बारे में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। इवन रिसेंटली अभी भी आप लोगों से कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं, ओके। तो आइए बात करते हैं आखिर ये न्यूज में है क्यों, पहले ये तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें। पहले न्यूज तो बताओ कि न्यूज में क्यों आ गया, किस रीजन से आ गया। तो वैसा इसलिए आ गया क्योंकि हमारे देश में अभी नॉर्थ ईस्ट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लेवल का एयरपोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, मतलब है तो उसको और ज्यादा अच्छे लेवल पर डेवलप किया जा रहा है ताकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरीके से इसको ऑपरेट किया जा सके। तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया यहाँ पर ये न्यू इंटीग्रेट जो टर्मिनल है, बेसिकली बिल्डिंग ऑफ महाराजा बीर विक्रम। तो इस एयरपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ कुछ इनिशिएटिव भी आप लोगों को देखने को मिला। ये तो इनोग्रेट किया गया, इनिशिएटिव क्या है, मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि जो योजना है उसके बारे में बात की जा रही है। और एक प्रोजेक्ट है जिसके चलते बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, यह है विद्या ज्योति स्कूल के बारे में। तो ये जो इनोग्रेशन किए जा रहे हैं, ये क्या क्या यहाँ पर बेसिकली फायदा पहुंचाएंगे अगर बोला जाए तो। देखिए पहले वाला अगर बात करें यहाँ पर तो फोकस करेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा इंटरनेशनल लेवल का। और अगर त्रिपुरा में इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट हम लोग बनाते हैं तो सोचे यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग बांग्लादेश के साथ में कनेक्टिविटी, म्यांमार के साथ में कनेक्टिविटी, तो एक इजिली कनेक्टिविटी पड़ोसी देश के साथ में हम लोग कर पाएंगे। और ऐसी जगह है यहाँ पर ये त्रिपुरा कि इसकी वजह से आप लोग जो आसियान कंट्री है उनके साथ में भी काफी अच्छे मेल जोल आप लोग अपने बना सकते हैं। तो कुछ ऐसा पैटर्न आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आप लोग समझिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा और कुछ कल्चर के बारे में आप लोगों से बात करूंगा ताकि आप लोग चीजों को थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझ सके। महाराजा बीर विक्रम जो एयरपोर्ट है यहाँ पर, ये जो आप लोगों को यहाँ पर इस पिक्चर में भी देखने को मिल रहा होगा, तो बड़ी ही शानदार तरीके की जो लोकल चीजें होती हैं उनका यूज कर करके इसको यहाँ पर बनाया गया है। जैसे ट्राइबल स्टोन जो है यहाँ पर स्कल्पचर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर उनाकोटी हिल से है, ठीक है। तो उनाकोटी हिल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में लोकल जो बैम्बू होता है उसको यूज किया गया, जो बांस नहीं होता है आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली, जैसे नहीं जो चारपाई आप लोग घरों में यूज करते हैं गांव में, तो उसकी जो एक जो उसके पाए तो वो वैसी लकड़ी के बने होते हैं, जो उसमें जो दूसरे चारों तरफ के जो चार लकड़ियां होती हैं वो नॉर्मली यहाँ पर इसी की बनी होती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये जो हल्की बनानी होगा तो इसका यूज कई बार किया जाता है, ठीक है। वैसे नहीं रेगुलरली, पर हाँ इसका यूज कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये अच्छी क्वालिटी का बांस इसमें यूज किया जाता है। ओरिजिनली ये इसकी हिस्टोरिकल भी काफी इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों, क्योंकि यूएसए की जो एयरफोर्स है उसके द्वारा जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड यहाँ पर कब से कब तक थी, 1939 से लेके 1945, यानी कि 1939 से लेके 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर चली थी, जिसको विश्व युद्ध आप लोग बोलते हैं। तो इस टाइम पर भी यहाँ पर जो यूएस की एयरफोर्स है उसने यहाँ पर जो महाराजा थे यहाँ पर किंग विक्रम, उनके साथ में यहाँ पर इनके द्वारा बात की गई। पूरा नाम था यहाँ पर किंग बीर विक्रम किशोर मणिका देवबर्मन, ठीक है। तो ये इनका पूरा नाम था, जो कि यहाँ पर इनसे साथ में कोलैबोरेट करके यहाँ पर इस पर्टिकुलर को यूज भी किया गया था। पहले यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते थे, अगरतला एयरपोर्ट बोलते थे। इसका जो नाम था वो रीनेम कर दिया गया 2018 में, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, जिसको आज के में हम लोग महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट बोलते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे यार ये महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट से अच्छा तो कम से कम अगरतला एयरपोर्ट था, आखिर ऐसा क्या हो गया, महाराजा ने ऐसा क्या कर दिया, दुनिया भर के राजा आते जाते रहते हैं, क्या इस राजा ने कुछ अच्छा किया है, कुछ ऐसा किया प्रोडक्टिव कि हाँ इस राजा को इतने ज्यादा उपाधि दी जा रही है। जी हाँ, बहुत कुछ किया है इस राजा ने, ठीक है। आप लोग रिस्पेक्ट से नाम ले सकते हैं और गर्व से नाम ले सकते हैं इन राजा का। इनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से इनको फादर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर इन त्रिपुरा बोला जाता है। यानी कि त्रिपुरा को जो जिस डायरेक्शन में त्रिपुरा चला और जैसा त्रिपुरा बना, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान इनका रहा। और फादर का मतलब क्या होता है, जैसे आज के में हम लोग क्या है, अपने मदर और फादर के प्रोडक्ट हैं, उन्हीं के द्वारा हमको बनाया गया है एक तरीके से बोला जाए तो इस तरीके से यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट है वो त्रिपुरा है, यानी कि त्रिपुरा इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो महाराजा कर्नल बीर विक्रम किशोर माणिक्य जो यहाँ पर देवबर्मन बहादुर, नाम तो इतना बड़ा हो गया, मतलब रणछोड़दास, सामलदास, सांचरदास, छाछड़, वो सारा पूरा बोलते हैं ना, तो आप लोग बात सकते हैं BBK MDB BBK MDB। बीर विक्रम से नाम से कम से कम याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये इनके नाम से एयरपोर्ट भी है, तो इसलिए आप लोग इसके साथ में कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो 1908 से लेके 1947 तक का बेसिकली यहाँ पर इनके द्वारा रूल भी किया गया यहाँ पर। और जो डायनेस्टी का नाम था वो था यहाँ पर माणिक्य डायनेस्टी, ठीक है। तो माणिक्य जो डायनेस्टी थी यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर ये लीड की गई।
और इस तरीके से यहाँ पर त्रिपुरा को आगे लेकर यहाँ पर ये चले। इसी के साथ में जो किंग ऑफ त्रिपुरा रहे 1947 तक, आप लोगों को पता है 1947 तक हमारे देश में बहुत सारे राजा रजवाड़े हुआ करते थे, लगभग 500 से भी ज्यादा राजा रजवाड़े थे हमारे देश में। इसलिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यानी कि जो हमारे दूसरे देश है, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं यूरोपियन कंट्री हो गया, यूएसए हो गया, ये सारे ये मानते थे कि आगे आने वाले टाइम में ना ये जो इंडिया नाम का एक देश है ना, ये कभी टिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने छोटे छोटे टुकड़े होंगे इसके कि लोग संभाल नहीं पाएंगे, यानी कि पूरी दुनिया में इतने देश नहीं है जितने देश अकेले इंडिया में से निकलेंगे। पर लेकिन आप लोग देखिए, हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके द्वारा क्या शानदार तरीके का संविधान बनाया गया। मतलब चूम लो भाई साहब, ऐसा संविधान है वो, उसको इतने शानदार तरीके से उनके द्वारा बनाया गया कि आज की डेट में पूरा देश जो है वो एक माला में पिरोए बैठा है। इतने सारे रिलीजन, इतने सारे कास्ट, इतने सारे रीजन, इतनी सारी लैंग्वेज, किसी भी देश के बारे में उठा के बता दो मुझे, किसी देश में इतनी सारी कल्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी क्या? है कोई देश? हाँ, ये मत बोलना कि हाँ इंडिया, ठीक है, अपना भारत, तो अपना प्यारा भारत तो है ही है। तो इसके बारे को, इसको छोड़कर अगर किसी के बारे में आप लोग बता दो तो मैं जानूं कि इसके अलावा कोई है, तो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं, तो यह है हमारी दिलो जान, हमारा भारत महान, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ रेगिस्तान भी है यार, यहाँ पर पहाड़ियां भी हैं, यहाँ पर आप लोगों को बर्फ भी पड़ता हुआ नजर आएगा, हर तरीके की आप लोग मौसम को एंजॉय कर सकते हो। कोई और देश है ऐसा जहां पर इस तरीके से आप लोग सारे मौसम एंजॉय कर सकते हो? तो इसलिए अपना देश जो है इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इनके द्वारा त्रिपुरा के ऊपर काफी काम किया गया, इसीलिए इनका जो नाम है वो एयरपोर्ट का भी नाम इनके नाम पर ही चेंज किया गया। तो अगर आप लोग त्रिपुरा से आते हैं तो आप लोग बता सकते हैं बाकी इनका योगदान क्या रहा, बेसिक जो मैंने बताया उसके अलावा, ठीक है। विक्रम, अगर बात करें वीर विक्रम जो किशोर देव वर्मन है, इनके बारे में बात करें तो ये लैंड रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं, यानी कि एक तरीके से काफी लार्ज स्केल पर इनके द्वारा लैंड रिफॉर्म किया गया, यानी कि उन लोगों तक भी लैंड पहुंचाई गई जिनके पास में लैंड नहीं थी, यानी कि जमीन नहीं थी, ठीक है। 1939 में यहाँ पर एक तरीके से रिजर्व लैंड फॉर द लोकल त्रिपुरा ट्राइबल के लिए इनके द्वारा दिया गया, यानी कि 1939 में इनके द्वारा लोकल जो लोग हैं उनको जमीन प्रोवाइड कराने का भी काम किया गया, जिसके चलते यहाँ पर आगे चलकर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उनका क्रिएशन किया गया, ताकि लोकल एरिया के जो लोगों की दिक्कतें हैं उनको लोकल एरिया पर ही यहाँ पर एक तरीके से संभाला जा सके। और इसी के साथ में फर्स्ट एयरपोर्ट त्रिपुरा के अंदर जो अगरतला के अंदर बना वो भी यहाँ पर इन्हीं के योगदान से यहाँ पर बनाया गया। तो यानी कि एक डेवलपमेंट करने वाला इंसान बोल सकते हैं, और ऐसे इंसान को आप लोग हमेशा दूरदर्शी इंसान बोलते हैं, यानी कि जो जहां पर है वहां से होते हुए दूर की सोचे, तो दूरदर्शी इंसान आप लोग बोलते हैं। त्रिपुरा हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा ही प्यारा सा राज्य है जिसकी कैपिटल अगरतला है, और आज के में चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ पर? बिप्लब कुमार देव, ठीक है। तो बिप्लब कुमार देव जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं ये आप लोगों को बताना है। चलिए देखता हूं कौन कौन बताता है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, आगे चलते हैं, मतलब इसी के अंदर आगे चलते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम, जो यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी समृद्धि योजना के बारे में, आखिर वो क्या काम कर रही है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि वो भी तो हम लोगों ने डिस्कस की थी ना कि यहाँ पर बात की थी मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना। तो इसमें क्या बेसिकली क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है? इसमें एक तो गांव वाले लोगों को पानी पिलाया जा रहा है, टोटी का पानी, यानी कि टैप वाटर पिलाया जाएगा, ये काफी अच्छा है। और हमारी कंट्री में आप लोगों को पता भी है, टारगेट भी है कि 2024 तक यहाँ पर गांव में खासकर टोटी का पानी पिलाना है। किस स्कीम के तहत पिलाना है बताइए तो जरा रिवीजन कर लीजिए यार, थोड़ा सा मुझे पढ़ा दो, अब तक तो मैंने पढ़ाया आप लोगों को। इसी के साथ में हाउसिंग के बारे में बात की जा रही है, ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, लोगों को घर मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान अगर लोगों को मिले तो देश की कुछ शान है, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। बोलेंगे यार उस देश के तो लोग जो हैं नहीं बोलते भूखे नंगे घूम रहे हैं, उनको खाना भी नहीं मिलता है, तो बेइज्जती होती है अपने ही देश की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में आप लोग बताइए। आयुष्मान कवरेज यानी कि हेल्थ के बारे में बात की जा रही है, इंश्योरेंस कवर लोगों को मिलना चाहिए ताकि कोई दिक्कत हो, पैसा ना हो तो भी उनकी जिंदगी जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ती रहे। किसान क्रेडिट कार्ड, खासकर किसानों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का भी, और इसी के साथ में रोड होनी चाहिए जिससे चलते एक तरीके से यहाँ पर रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट की लहर दौड़े। तो ये बेसिक इसका पर्पज यहाँ पर है, पर्टिकुलर जो मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना है। एक और प्रोजेक्ट का नाम मैंने आप लोगों से लिया था जिसका नाम क्या था, यहाँ पर इसका नाम था विद्या ज्योति स्कूल। तो यहाँ पर लगभग 100 जो विद्या ज्योति स्कूल की बात की गई, तो पहले एयरपोर्ट के बारे में बात किया, दूसरा यहाँ पर इस स्कीम के बारे में बात किया, तीसरा यहाँ पर विद्या ज्योति स्कूल हो गया। तो इसी टॉपिक के अंदर आप लोगों की त्रिपुरा से रिलेटेड 3 स्कीम मैंने आप लोगों की डिस्कस कर डाली, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट मिशन लगभग 100 विद्या ज्योति स्कूल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आखिर क्या होगा? एजुकेशन यार किसी भी चीज की रीढ़ की हड्डी होती है, अगर लोगों को एजुकेट कर दो तो वो अपने आप देश को आगे लेकर चलेंगे। इसीलिए बोला था यहाँ पर किसी महान पर्सनैलिटी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, आई थिंक उनके द्वारा बोला गया था कि मुझे एक जिस तरीके के लोग चाहिए, 100 लोग मुझे दे दो, ठीक है, तो मैं पूरे देश को कंधे पर लेकर दौड़ूंगा। यानी कि एक तरीके से 100 लोग मुझे दे दो जिस क्वालिटी के मुझे चाहिए, और पूरे देश को, यानी कि 100 लीडर ऐसे खड़े कर दो कि कम से कम देश को हर एक कोने से आगे लेकर चल सके। जैसे नहीं बोले कि हाँ जैसे
फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर थे हमारे, जैसे उस तरीके से बोल सकते हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे भगत सिंह जैसे, अगर सोचिए भगत सिंह जी जैसे, चंद्रशेखर जी जैसे, भीमराव अंबेडकर जी जैसे। इसी तरीके से अगर बोले आप लोग यहाँ पर जो भी हमारे महान जो ये सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे, गांधी जी जैसे, अगर आप लोगों को कुछ लोग ऐसे मिल जाएं जी हाँ देश के लिए, तो आप लोग समझ सकते हैं कि 100 लोग अगर ऐसे इकट्ठे हो जाएं तो देश को कहां ले जाकर रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बोला गया बेसिकली। एम क्या है, इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ताकि एजुकेशन को इंप्रूव किया जा सके, और इसी के साथ में हायर जो यहाँ पर हाई, और इसी के साथ में हायर सेकेंडरी स्कूल जो है उसको प्रॉपर वे में बच्चों तक पहुंचाया जा सके, आर्ट फैसिलिटी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लोगों को यहाँ पर मिल सके। इसके चलते यहाँ पर 1.2 लाख जो यहाँ पर स्टूडेंट है आज के में नर्सरी से लेकर 12 तक का, उनको फायदा पहुंचाना, और इसी के साथ में अराउंड लगभग 500 करोड़ के करीब यहाँ पर इस पे खर्च किया जाएगा और नेक्स्ट 3 ईयर के अंदर में। तो ये स्कीम अगर आप लोगों से पूछ ले कोई यहाँ पर एजुकेशन के फील्ड में किस राज्य से निकल कर आती है, तो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन है तो हाउ इज द जोश, तो जोश हाई होना चाहिए। ठीक है, ये मत बोलना सर आपका जोश डाउन लग रहा है, डाउन लग रहा है क्या, बताओ जरा। कई बार लग रहा है कि जोश में कोई कमी है, जोश में कोई कमी नहीं होगी भाई साहब। ठीक है, आप लोग ही भले जोश में कमी रख लेना, यहां से कोई कमी नहीं आएगी। चलो यार जो भी है, आइए आगे बात करता हूं। आगे जो है काफी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। एक बार क्वेश्चन बताइए, चलिए आप, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग कोविड-19 का टेस्ट आप लोगों ने किसी ने कराया, यस या फिर नो, पहले तो ये बताइए। अगर जिस किसी ने भी कराया तो कौन कौन से तरीके होते हैं कोविड-19 के टेस्ट कराने के लिए, क्या आप लोगों को पता है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नाक में डालकर इसको चेक किया जाता है कि यहाँ पर नाक से कि हाँ है कि नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पूरा सिस्टम। ठीक है, तो इसी के साथ में ये वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं, तो पूरा एक नाक में फिर अंदर तक ले जाने वाली है, थोड़ा सा टच करने वाला पास में हो गया, तो यहाँ तक ही किया, दूसरे में अंदर तक ले गए नाक में। ठीक है, तीसरा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मुंह से सलाइवा ले लिया। ठीक है, मुंह से मतलब थोड़ा सा जीभ से बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं, फिर यहाँ पर सलाइवा ले लिया और फिर यहाँ पर थूक ले लिया। यानी कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर ये टाइप है कि किस तरीके से क्या करना है। यहाँ पे गले तक जा रही है, बेसिकली गले से चीजें निकाल कर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 जो है वो गले से लेकर फेफड़ों तक आप लोग का इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं टेस्टिंग के, तो अभी यहाँ पर उसी के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात करूंगा। आर्टिकल कवर किया था हिंदू के अंदर भी, और भी कई जगह कवर किया गया इसको, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या है आर्टिकल, आर्टिकल ये है कि हमारी कंट्री में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल जो रिसर्च है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों ने सुना होगा, आईसीएमआर भी हम लोग बोलते हैं, तो आईसीएमआर के द्वारा अभी अप्रूव किया गया मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया जब लिखा होता है ना, अंदर से फीलिंग आती है कि मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है। तो मेड इन इंडिया जो टेस्ट किट आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसका नाम है ओमिश्योर, तो नाम दिया गया ओमिश्योर। ओमिश्योर क्यों, क्योंकि ओमिक्रॉन को चेक करेगा ये। ओमिक्रॉन जो भी वेरिएंट आप लोगों को देखने को मिला, उसको चेक करने के लिए ओमिश्योर नाम की यहाँ पर ये किट बनाई गई, जो कि SARS-CoV-2 यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-19 2, जो कि यहाँ पर क्या है, ये वायरस का नाम है, और कोविड-19 क्या है, वो यहाँ पर बेसिकली बीमारी का नाम है। उसका जो वेरिएंट है नया, ये क्या है, ये है ओमिक्रॉन। उसको चेक करने के लिए यहाँ पर ये किट बनाई गई है, जो कि इसको यहाँ पर चेक करेगी। तो हमारी कंट्री में जो डेवलप की गई यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर यूएस बेस्ड साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट कंपनी है थर्मो फिशर, ठीक है, तो उसके द्वारा बेसिकली यहाँ पर अभी ये डेवलप की गई, अप्रूव की, सॉरी हमारी कंट्री में अप्रूव किए गए आईसीएमआर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली देखिए मिलकर काम करते हैं ना, जब यहाँ पर तो मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है, फिर यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है बनाने वाले तो मान लीजिए एप्पल है, पर लेकिन इंडिया के अंदर आकर कोई प्रोडक्ट बना रही है तो मेड इन इंडिया लिखा हुआ उसके ऊपर आप लोगों को मिलेगा। जैसे कई सारे जो फोन है एप्पल के जो है आज के में चाइना के अंदर अगर बनते हैं, तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मेड इन चाइना, एक तरीके से प्रोडक्ट न्यूज पेपर में कई बार आता है कि मेड इन चाइना बहुत सारे एप्पल फोन बनाए जा रहे हैं। तो उस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो माइंड में इसको लेकर बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए बेसिकली आप लोगों के लिए। अभी यहाँ पर जो यूज की जाती है उसमें ये यहाँ पर यूज की जाती है आरटीपीसीआर किट, ठीक है, जो कि प्रेजेंट टाइम पर हम लोग यूज कर रहे हैं, और ये मैन्युफैक्चर की गई है टाटा मेडिकल और डायग्नोसिस के द्वारा। इसमें एस जीन टारगेट फेलियर स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, याद रखिएगा SGTF स्ट्रेटजी को यूज किया जाता है जब हम लोग इसको चेक करते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी यहाँ पर प्रपोज किए गए मेजर्स कि लेबोरेटरी जो कैपेसिटी है टेस्टिंग वगैरह उनको बढ़ा दो, ताकि कोविड-19 को हम लोग दबा सकें या फिर उसको पीट कर भगा सकें, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसके बारे में काम करने की बात की जा रही है। आगे चलते हैं, यहाँ पर इसी के साथ में बात की जा रही है एस जीन, ORF, इसी के साथ में एन जीन या RDF, E जीन। ये कई तरीके के वायरल जीन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनको टारगेट किया जाता है जब डिटेक्ट करने की बात करते हैं कोविड-19 वायरस को। यानी कि हम लोग को ये देखना है कोविड-19 के वायरस के बारे में कुछ जानना है, तो इन जीन्स के ऊपर काम किया जाता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। करंटली ओमिक्रॉन जो है यहाँ पर ये, ठीक है, ये डिटेक्ट किया जाता है ओनली जीनोमिक सीक्वेंसेस के थ्रू, यानी कि जो एक जीनोमिक सीक्वेंसेस होती है उसके थ्रू यहाँ पर चेक करते हैं। और ये क्या करता है, इसमें क्या कहता है कि एलिमिनेट कर देता है स्टेप, जो यहाँ पर जो ओमिश्योर किट है यहाँ पर ये, तो ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना इस स्टेप को एलिमिनेट कर देगा और जल्दी हम लोग यहाँ पर इसको डिटेक्ट कर पाएंगे ड्यूरिंग RT-PCR टेस्ट के तहत। तो ये जल्दी काम हो जाना, थोड़ा सा शॉर्ट में काम हो जाना, तो उस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो। तो ये फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओमिश जो यहाँ पर ओमिक्रॉन वेरिएंट है यहाँ पर ये,
अगर बात करें इसके बारे में, आप लोगों ने, मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस भी किया है, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो यहाँ पर ये यहाँ पर कई सारे चेंजेस से गुजरा है। यहाँ पर अगर बात करें तो एस जीन जो होता है, जिसको यहाँ पर SGTF जो स्टडी होती है उसके थ्रू चेक किया जाता है पेशेंट के अंदर में, तो डिटेक्ट किया जाता है कोविड-19 पॉजिटिव है। यानी कि अगर चेक करना है किसी इंसान को, तो एस जीन अगर उसके अंदर पाया जाता है तो इसका मतलब ये कि वो ओमिक्रॉन वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन है, तो ये आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स के जीन हमारे अंदर होते हैं, तो ये वाला फंडा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इसको चेक करने के लिए एस जीन, यहाँ पर जब भी सैंपल ले आते हैं तो एस जीन को चेक किया जाता है। अगर एस जीन का पता चल गया तो हाँ ये इंसान जो है वो इस बीमारी से इन्फेक्टेड है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें WHO के द्वारा यहाँ पर जो जीनोमिक कंसोर्टियम होता है, ठीक है, WHO के द्वारा प्रपोज किया गया यहाँ पर कि SARS-CoV-2 के लिए यहाँ पर अगर बात करें तो कंसोर्टियम इन साउथ ईस्ट एशिया, तो कंसोर्टियम क्या होता है, एक तरीके का संघ होता है, ग्रुप होता है एक तरीके का, जो कि यहाँ पर इन सब चीजों के ऊपर काम करता है, सर्विलेंस करता है कि हाँ इसके बारे में पता चलता रहना चाहिए क्या चल रहा है। जैसे इंडिया के अंदर मैंने आप लोग से डिस्कस किया था, इसको बोलते हैं इंडिया SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम, यानी कि हमारे देश के अंदर भी अगर कोई वेरिएंट आ रहा है, कोई म्यूटेशन आ रही है, तो पता तो चलता रहना चाहिए ना। पता चला बवाल हो गया और किसी को पता ही नहीं है, तो इस बवाल होने से पहले ही लोगों को पता चल जाना चाहिए कि भाई साहब ये दिक्कतें हैं, देख लो इनको पकड़ लो वरना ज्यादा हो जाएंगी। तो इसके चलते की जो बैरियर है उनको टैकल करने की कोशिश की जाती है, कैसे कैसे काम करना है उनके ऊपर फोकस किया जाता है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर काफी अच्छे से यहाँ पर रोल प्ले करता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर हमारी कंट्री में भी काफी सारी चीजें यहाँ पर स्टेब्लिश की गई, जैसे अभी मैंने बात किया कंसोर्टियम, हमारी कंट्री में 2020 में यहाँ पर इसको बना दिया गया था, तो 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि अभी हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, हम लोग बैठे हैं जनवरी के महीने में, तो दिसंबर 2021 में 1 साल इसको पूरा हो गया, जो कि वेरिएंट को चेक करता है कि कहां पर कैसे वेरिएंट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बताई दिया यहाँ पर कि जिस तरीके से जीनोमिक सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं, तो WHO जो है यहाँ पर ये इंक्रीज जीनोमिक सीक्वेंसेस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर बेसिकली इसके बारे में पता चलाते हैं कि कैसे कैसे चीजें आगे चल रही हैं। जीनोमिक जो डेटा है वो इकट्ठा किया जाता है, डिसीजन मेकिंग उसके बेस पर की जाती है और आगे के लिए तैयार रहते हैं, कल को अगर कोई और दिक्कतें देखने को मिले तो कैसे चीजों को टैकल करना है, ये बेसिक पर्पज आप लोग को इनका नजर आएगा। अभी मैं बात करूंगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में। यहाँ तो कुछ पॉइंट कम दे रखे हैं, मैं आप लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करता हूँ इसके बारे में, ताकि कल को चलकर एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग की कंप्लीट हो जाए। यानी कि टॉपिक तो कवर हो ही गया आप लोग का यहाँ पर, ये इसके साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन भी कवर कर लेते हैं, जो कि है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको आप लोग ICMR बोलते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को आज की डेट में आप लोग ICMR बोलते हैं, पर लेकिन क्या ये ICMR के नाम से ही जानी जाती है? पहले तो ये समझिए 1911 यानी कि 1911 में इसको बनाया गया था और हम लोग 2022 में खड़े हैं आज की डेट में। ठीक है, तो 100 साल से भी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो समझो कितनी पुरानी है, अंग्रेजों के टाइम पर, अंग्रेजों के जमाने की जेलर चली हुई आ रही है अब तक ये। तो यहाँ पर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा और आज की डेट में जो बलराम भार्गव है वो यहाँ पर इसके चीफ है। ठीक है, ये यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो बायोमेडिकल रिसर्च में काम करती है हमारे देश के अंदर में, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आप लोग काम करती नजर आएगी। ठीक है, तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जो यहाँ पर ये पहले इंडियन फंड इसको बोलते थे इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, यानी कि IRFA। ठीक है, लेकिन बाद में चलकर इसका नाम चेंज कर देगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जब हम लोग आजाद हुए उससे पहले जो ये काम करती थी उसमें थोड़ा सा और इजाफा कर दिया और कई सारे एरिया के काम करने के लिए इसको दे दिए, तो इसको यहाँ पर रीडिजाइन किया गया फिर आगे चलकर 1949 में, यानी कि इसका नाम जो चेंज हुआ वो आगे चलकर हुआ, जिसके बेस पर यहाँ पर चीजें आगे देखने को मिली। वरना पहले यहाँ पर जो चीजें चल रही है मैंने आप लोगों को बताई थी, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बन जाए तो दबने का धड़ाधड़ आंसर देना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए कोई भी। ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। आइए इसी से लगता हुआ एक और आर्टिकल डिस्कस कर देता हूं आप लोगों के लिए, जो कि यहाँ पर रिसेंटली अभी काफी न्यूज में है। हम लोगों ने देखा कोविड-19 के छोटे बच्चे आए ओमिक्रॉन टाइप का, इसी के साथ में यहाँ पर और भी कई सारे वेरिएंट आ रहे हैं जिसको बोला गया IHU। ठीक है, तो IHU जो वेरिएंट है यहाँ पर ये अभी इमर्ज हुआ फ्रांस के अंदर से। ठीक है, तो फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जो कि आप लोगों को यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का पार्ट देखने को मिलेगी। अगर मैं आप लोगों को मैप में दिखा दूं एक बार फ्रांस, तो आप लोग समझ पाएंगे। तो अपनी प्यारी कंट्री यहाँ पर ये होगी, यहाँ से अगर आप लोग जाएंगे तो फ्रांस अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर फ्रांस है, ये छोटा सा। ठीक है, ऊपर जर्मनी हो गया, ठीक है दिख रहा है, ये स्पेन हो गया, ये पोर्चुगल हो गया। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर, और ये हो गया यहाँ पर यूके जो कि भी बाहर निकल के गया। तो फ्रांस से ये वायरस निकल कर है, तो इसके बारे में जानेंगे। और देखिए जब भी मैं बोलता हूँ फ्रांस से ये वायरस निकल के है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रांस में ही ये वायरस पैदा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि इसके सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जो इसका किया गया वो फ्रांस में किया गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो फ्रांस की जो भाषा है उसी में यहाँ पर चीजें लिखी हुई दिखने मिलेगी आप लोगों को। IHU को बोला गया इंस्टीट्यूट्स, इसी के साथ में हॉस्पिटलों, यहाँ पर यूनिवर्सिटी एरिया। ठीक है, यूनिवर्सिटी एरिया यानी कि एक तरीके से यहाँ पर जो लैंग्वेज है ये फ्रांस में ही देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों को पढ़ना है इंग्लिश में एग्जैक्टली तो इसको बोलेंगे
यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो ये फ्रांसीसी लैंग्वेज में आप लोग को याद रखना है, बस IHU आप लोग याद रख लेना, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी यहाँ पर इसके बारे में पता चला, तो इसके चलते यहाँ पर अभी इसकी स्टडी की गई। तो फर्स्ट ये केस यहाँ पर जो देखने को मिला, तो फ्रांस से निकल कर आया ये केस, और फिर यहाँ पर जो फ्रांस से निकल कर आया, जो कि यहाँ पर रिटर्न कहां से होता, अफ्रीका में कैमरून नाम की एक एरिया है, वहां से ये रिटर्न निकल कर आया था, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली। वेरिएंट ये एक तरीके से सब वेरिएंट बोला जा रहा है B16400 का, और क्लासिफाइड किया गया इसको B16402, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। वेरिएंट जो है उसमें 46 म्यूटेशन है, 37 जो आप लोग यहाँ पर डिलीशन इसके देखने को मिलेगी जेनेटिक कोड के चलते, अगर बात करते हैं मोर देन ओमिक्रॉन के साथ में अगर कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अफेक्ट करेगी इसकी, देखिए होता क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा हो कोविड-19 का जो है थोपड़ा होता है उसका बेसिकली ऐसा, ठीक है। तो इनकी जो स्पाइक्स होती हैं कई जगह उनमें चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये रहता है कि जो पहला वर्जन है ऑलरेडी उसके वेरिएंट में आप लोगों को थोड़ा सा चेंज नजर आ जाएगा, जिसके बेस पर एक नया वेरिएंट आता है और उसको हम लोग चेक करते हैं। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। वैसे अगर बात करें इसका जो स्प्रेडिंग रेट है, यानी कि जिस रेट पर ये फैल रहा है, जिस रेट पर ये एक तरीके से लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, तो ओनली दर्जन भर के लोग होंगे, 12-15 लोग होंगे जिसके अंदर इसको रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। और नो अदर कंट्री में इसको किसी में डिटेक्ट ही नहीं किया। तो फ्रांस को प्यार हो गया इससे, यानी कि इसको फ्रांस से प्यार हो गया और कहीं डिटेक्ट ही नहीं किया गया। और B1640 है यहाँ पर, ये नोट स्प्रेडिंग एट द रेट, यानी कि इतने रेट पे नहीं फैल रहा है कि लोगों को परेशान कर दे, ठीक है। ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। पानी भी थोड़ा सा बचा मिला नहीं से। चलिए कोई नहीं। बात करें यहाँ पर B164, यहाँ पर ये इतने तेज से स्प्रेड नहीं हो रहा है जैसे हमारा डेल्टा फैल रहा था, ठीक है। और इसी के साथ में अगर बात करें जैसे अभी ओमिक्रॉन फैल रहा है, ओमिक्रॉन तो बेसिकली बोल सकते हैं कि चीता की रफ्तार से दौड़ रहा है, इतनी हाई स्पीड आप लोग को ओमिक्रॉन की देखने को मिली। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में आप लोगों को बस ओमिक्रॉन ही दिखाई देगा कुछ आने वाले टाइम में। तो ये भी बातें आप लोगों ने देखी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने अभी अगर उसके बारे में बात करें, इसको किसी कैटेगरी में रखा नहीं है, यानी कि अभी यहाँ पर इसकी बेकदरी कर रखी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको किसी कैटेगरी में डाल दिया। जैसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोले, अगर वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोले, या फिर वेरिएंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोले, तो इसको अभी किसी ऐसी कैटेगरी में यहाँ पर रखा नहीं गया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी यहाँ पर वेट कर रही है कि वेट एंड वॉच पॉलिसी में देखते हैं अभी क्या चीजें निकल कर आती है, उसके बाद में हम लोग चीजों को आगे समझेंगे। ऐसा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। अभी वेरिएंट ऑफ जो इंटरेस्ट के बारे में क्या होता है, देखिए एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें कई सारी बातें निकल कर आती है। मोटे मोटे तौर पर देखें तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि उसके बारे में थोड़ा सा और जाने इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि कैसे कैसे वो चीजें चल रही हैं, एंटीबॉडी कैसे उसको रिड्यूस कर रही है, फिर वो एंटीबॉडी को कैसे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। उसकी एक तरीके से एफिकेसी ट्रीटमेंट में, यानी कि अगर कल को ट्रीटमेंट उसको किया जाए तो कैसे होगा, यहाँ पर इम्पैक्ट कैसे डाल रहा है यहाँ पर, और किस तरीके से वो बढ़ रहा है आगे, तो वो देखने को मिलेगा। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में अब तक हम लोगों ने MU1621 और इसी के साथ में लैम्डा जो कि यहाँ पर C.37 है। तो ये वाला पहला वाला कोलंबिया से निकला था और ये वाला दूसरे वाला पेरू से निकला था। तो ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में है, अब तक इनके बारे में चेक किया जा रहा है, ठीक है। जब वेरिएंट ऑफ कंसर्न आता है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है, यानी काफी स्पीड से बढ़ रहा है, दवाई कोई काम नहीं कर रही है प्रेजेंट टाइम में जो भी अवेलेबल है, इम्यूनिटी को एकदम बर्बाद करके आगे भाग जा रहे हैं। जैसे डेल्टा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि इंडिया में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में आज के में कौन कौन से हैं जो आज के में ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न, उनके बारे में आप लोग बताइए। कई बार बता चुका हूं, देखता हूं किस चीज को पता है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें यार याद रखा करो, हालांकि चेंज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ये एक ही रखे हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे नया आता है ऐड हो जाता है, पर फिर भी हल्का सा आइडिया होना चाहिए। एग्जाम के लिए नहीं, सेहत के लिए याद रख लो। आगे बात करते हैं। पेरेंट जो स्टेन है यहाँ पर अगर बात करें, पहले बोलते हैं यहाँ पर एक स्टेन होती है, तो पेरेंटल स्टेन क्या होगी, मतलब उससे अगर चेंज हो गया, जैसे माँ बाप है यहाँ पर, ठीक है, तो माँ बाप से निकल कर आए बच्चे, तो उसके अंदर वेरिएंट हो गया, तो आरएनए का चेंज हो गया। फिर इसके अंदर से एक और नया बच्चा निकल कर आया, बच्चे से बच्चा हो गया, तो चेंज इन आरएनए ऑफ जो वेरियस बिहेवियर। तो यानी कि जो आप लोगों ने एक बात सुनी है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा फैक्ट आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। कभी भी अगर आप लोगों से पूछे यार इतनी सारी वायरस की बीमारी उनकी जल्दी से दवाई क्यों नहीं बनती है, ये इसका रीजन है बेसिकली, ठीक है। जैसे जो पापा होंगे बच्चे ऐसे नहीं होंगे और बच्चों के बच्चे बिल्कुल भी ऐसे नहीं होंगे। तो जैसे जैसे उनका नेचर चेंज होता जाता है, और ये इतनी फ्रीक्वेंटली नेचर चेंज करते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं कि दवाई किसकी बनाए, यानी कि उनको समझ में नहीं आता है कि दवाई कौन से वाले की बनानी है। ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते म्यूटेशन के बारे में अगर कोई आप लोगों से बात करें, तो म्यूटेशन आप लोगों को अलग तरीके से देखने को मिलेगा, वेरिएंट अलग तरीके से और स्ट्रेन अलग तरीके से। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर, तो एक तरीके से यहाँ पर कोई एक नया वो बन गया, ठीक है, उसके बाद में फिर वेरिएंट आ गया, और फिर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि जो पेरेंट में जब म्यूटेशन करेंगे, यानी कि चेंज होगा, तब यहाँ पर ये बनेगा वेरिएंट। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि म्यूटेशन क्या है, ये चेंजिंग बिहेवियर ऑफ वायरस, तो वायरस का चेंजिंग बिहेवियर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वेरिएंट क्या है, वेरिएंट इज ए वायरस
जो कि एक तरीके से जेनेटिकली जो सीक्वेंसिंग डिफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उससे डिफरेंट होगा। और स्ट्रेन क्या होता है, ये एक तरीका वेरिएंट होता है जो कई सारी म्यूटेशन कर सकता है अपने आप में, यानी कि धड़ म्यूटेशन किया जा रहा है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता कि यार होना चाहिए इन सब चीजों के बीच, इन सब चीजों के बारे में। और फिर भी है अगर कंफ्यूजन तो मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, जब तक हूं तब तक जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे तोरा हमारा। तो लगे रहिए इसलिए अच्छे से, जब भी कोई डाउट हो, जब भी कोई टेंशन हो, जब भी कोई परेशानी हो तो तुरंत पूछ लिया करो यार, ताकि सिचुएशन को आप लोग हैंडल कर सको, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखिए। और जैसा मैंने आप लोगों को बोला है, कुछ टाइम और साथ दो मेरा, उसके बाद में फिर सारी चीजें आप लोगों को पैटर्न में देखने को मिलेगी। देखिए अभी एक दो दिन तो, एक तो मतलब कल का दिन है और एक दो दिन आगे मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो तब तक आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, बाकी सारी चीजें सही चल रही हो, ठीक है। एक दो दिन और आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर चीजें थोड़ी सी टैकल करनी पड़ेगी, बीच बीच में जब होगा मैं बता दूंगा, ज्यादा नहीं है, बस हाँ इतना सही है कि कभी थोड़ा सा हो सकता है क्विज ना लगा पाऊं थोड़ा सा 15-20 मिनट या आधा घंटा लेट हो जाए, इससे फालतू कुछ नहीं होगा, ठीक है। और फीडबैक जरूर दिया करो, आप लोग वीडियो को लाइक कर बता सकते हो, ठीक है, कमेंट कर बता सकते हो, इसी के साथ में शेयर कर सकते हो। अच्छा कितने ऐसे हैं हमारी फैमिली मेंबर जो शेयर करते हैं वीडियो को, बहुत सारे मैंने देखे अभी फिलहाल जो है काफी ज्यादा शेयरिंग बढ़ गई है, तो शेयर काफी सारे बच्चे कर रहे हैं, अच्छा लगता है इस तरीके से, ज्यादा से ज्यादा जो एजुकेशन फैलती है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और अगर क्वालिटी एजुकेशन लोगों को मिल जाए तो इससे फायदे से ज्यादा और क्या, इससे कम और क्या आप लोग बोल सकते हो, एक अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोशिश क्या करो, जैसे वीडियो जो होती है ना, मान लीजिए वीडियो अगर मान लीजिए ये 30,000 जा रही है, ठीक है, या फिर 40,000 जा रही है, या फिर 60,000 जा रही है, तो उसके 1/4 कम से कम लोग जो है उसको लाइक कर दिया करो। तो ये फीडबैक होता है यूट्यूब के लिए, यूट्यूब को इसी से तो पता चलता है ये वीडियो कैसी है, और अगर उसको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो फिर वो वीडियो को आगे लेकर चलना स्टार्ट कर देता है। तो कोशिश क्या करो कि कम से कम इतना आप लोग फीडबैक जरूर दिया करो, ताकि वीडियो देखने के बाद में YouTube को भी पता चले और वो YouTube जो है वीडियो को रिस्ट्रिक्ट ना करे। क्योंकि जिस तरीके से मैं देखता हूं, जैसे वीडियो में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा करती थी, अभी यहां पर काफी ज्यादा कम हो गई है, ठीक है। हालांकि अभी भी कुछ जगह आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जैसे कम्युनिटी में आप लोग जाकर देखोगे, पहले कम्युनिटी में एक पोस्ट में कोई डाला करता था तो उस पर कई सारे कमेंट आते थे, कई सारे उस पर लाइक्स आते थे, यानी कि लोगों को दिखता था वो। अब कम्युनिटी जो है वो लोगों को दिख नहीं रही है, पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो कई सारी ऐसी छोटी छोटी रिस्ट्रिक्शन चलती रहती है। अभी कई बार यहाँ पर रेवेन्यू पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। तो आप लोग एडवर्टीजमेंट दिखते रहते होंगे, पर लेकिन रियलिटी में कई बार ऐसा होता है कि एडवर्टीजमेंट जो है वो यहाँ पर मतलब ऐसा कि YouTube अपने पास रखते होंगे, क्योंकि अंदर रिस्ट्रिक्शन लगी रहती है उस वीडियो के ऊपर, ऐसा कई बार चीजें चलती हैं। तो ये छोटा सा यार रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि फीडबैक अगर आप लोग देते रहोगे, ये फीडबैक है एक तरीके से, क्योंकि वीडियो अपलोड करने तक मेरे हाथ में रहती है चीजें, उसके बाद में मेरे हाथ में कुछ ही नहीं है, उसके बाद में आप लोगों के हाथ में, आप लोग उसको रिपोर्ट करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो सारी चीजें आप लोगों के हाथ में हो जाती है, ठीक है। तो ट्राई किया करो थोड़ा सा मैनेज करने के लिए, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जीएस पेपर 3, जो कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से पूछा जा सकता है। अभी हुआ कि यहाँ पर अभी सर्वे जो किया गया है यहाँ पर, अभी उसके बारे में बात की जा रही है कि जो चिल्का लेक है उसमें लगभग 11 लाख के करीब वाटर बर्ड जो है, और इसी के साथ में वाटर डिपेंडेंट जो स्पीसीज है उनके द्वारा विजिट किया गया यहाँ पर। तो ऐसी बातें यहाँ पर देखने को मिली, तो काफी बड़ी बात है यहाँ पर, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। और ये सॉरी यहाँ पर देखो, इससे कहते हैं जल्दबाजी, ठीक है, ये चेंज नहीं हुआ ओमी श्योर लगा हुआ यहाँ पर अब तक भी थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है। मतलब पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे तो इसको हटा दूंगा, ओके। कई सारे बोलते हैं फिर किसने क्या लिख दिया, चलिए कोई नहीं, आगे बात करते हैं। तो चिल्का लेक में आप लोगों से बात करूंगा कि एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है, और ये न्यूज में है, तो ये आर्टिकल यहां पर कवर किया गया था हिंदू के अंदर भी, तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोल सकते हैं। चिल्का लेक के बारे में आप लोगों ने अगर देखा होगा, मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों को काफी कुछ प्रोवाइड कराया था। जैसे एसएलवी पीडीएफ पर जब आप लोग जाएंगे, अगर जाकर आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे और आप लोगों ने मान लीजिए यहाँ पर लेक लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेक लिखते ही आप लोगों के सामने यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर खुलकर आ जाएगी चिल्का लेक, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग इसको जाकर सर्च कर सकते हैं। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कराई है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को लंबे समय तक आप लोगों के पास में रहेंगी, कभी भी दिक्कत होगी तो आप लोग इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे चिल्का लेक के बारे में, तो एशिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लेक आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि एक तरीका लेगून है। लेगून मतलब क्या होता है, लेगून समझिए पहले। लेगून एक ऐसा एरिया होता है जो कि एक बड़ी नदी से अगर टूटकर कोई ऐसा साइड में अगर एरिया बन जाए, इसको आप लोग लेगून बोल देते हो, ठीक है। तो दुनिया में दूसरे नंबर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहले नंबर पर कौन है यहाँ पर, ये याद रखेंगे, यहाँ पर आइलैंड है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं यहाँ पर हुआदू। तो हुआदू अल्टोज इसको बोलते हैं, ये इंडियन ओशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको देखने का मन कर रहा है, पहले तो ये समझो कितना बड़ा है। जो चिल्का लेक है वो है 1100 स्क्वायर किलोमीटर की, और जो ये वाला आइलैंड आप लोगों को देखने को, ये अल्टोज जो देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये पर्टिकुलर, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग चिल्का लेक से भी 2 गुने से भी ज्यादा है, यानी कि 2800 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। यानी कि एग्जैक्ट अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर उड़ीसा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये चिल्का लेक हो गई। तो यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर वो हो गया पर्टिकुलर, जिसके बारे में मैंने बात की, हुआदू। तो हुआदू एल्टोज पर आप लोगों को यहाँ पर ये लेगून देखने को मिलेगा,
जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैटेगरी में यहां पर आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 1981 में चिल्का लेक जो है वो फर्स्ट इंडियन वेटलैंड था जिसको हम लोगों ने रामसर कन्वेंशन के अंदर इसको इंक्लूड किया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आप लोग समझ सकते हैं। रामसर कन्वेंशन बेसिकली यहां पर ईरान के अंदर एक सिटी है रामसर, वहां पर कन्वेंशन हुआ कि जो लेक होती है या फिर जो भी यहां पर इस तरीके का जो पानी का जो कोई वाटर बॉडी होती है उसको कैसे हम लोग को प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके ऊपर ध्यान रखने की बात यहां पर की गई। इसके अंदर मेजर आप लोगों को देखने को मिलेगा चिल्का के अंदर यहां पर इरेवाडी डॉल्फिन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। खासकर इसके पास में इसके पास में आप लोग यहां पर इस्पदा जो आइलैंड भी है, ठीक है, एसतपदा। ठीक है, तो यहां पर ये आप लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर यहां पर आप लोग जाएंगे, थोड़ा सा मैं आप लोग को नीचे लेकर चलता हूं। ठीक है, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सतपदा ये आइलैंड है, यहां पर आप लोगों को एरावाडी डॉल्फिन भी आप लोग यहां पर देखने को मिल जाती है, तो इसके लिए भी ये फेमस है। अभी यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर देखते हैं। यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में? ये यहां पर बात की जा रही है नलबना जो यहां पर आइलैंड है। ठीक है, तो फॉरेस्ट रीड आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा जो कि लगभग 16 स्क्वायर किलोमीटर का यहां पर एक बर्ड सेंचुरी है। 1987 में जिसको बर्ड सेंचुरी की कैटेगरी में डाला गया। इसी के साथ में यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है कालीजिया टेंपल के बारे में, तो कालीजिया टेंपल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी पर्टिकुलर एरिया में। और कई तरीके की माइग्रेटरी बर्ड और भी यहां पर आती है, ऐसा नहीं कि यही वाली आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, तो और भी कई तरीके की माइग्रेटरी बर्ड और एनिमल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। अमोर फाल्कन हो गया, ठीक है, इसी के साथ में बार हेडेड गीस हो गया, ब्लैक नेक्ड क्रेन हो गया, मैरीन टर्टल हो गए, ठीक है, इसी के साथ में दुगोंग्स हो गए, ठीक है, इसी के साथ में यहां पर हम्प बैक वेल हो गई, तो कई सारे और भी देखने को मिलेंगे। इंडिया के बारे में बात करें, हमारे द्वारा लॉन्च किया गया था नेशनल एक्शन प्लान कंजर्वेशन करने के लिए माइग्रेटरी बर्ड सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज एस एशिया। तो पार्टी हम लोग किसकी? कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज, इसकी हम लोग पार्टी भी है जो हम लोग इसके साथ में मिलकर काम करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। तो चिल्का लेक के बारे में मैंने सारी बातें आप लोगों को यहां पर बता दी, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को डिटेल में यहां पर इसके बारे में बातें बता दी है। ओके, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताना यार, उसको दूर कर दिया जाएगा आने वाले टाइम में। ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है जो आप लोगों की कल भी बच गई थी, मैंने बोला था इसको डिस्कस करूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, यानी कि एक तरीके से ऐसी मिनिस्ट्री जो फूड को प्रोसेसिंग करने का काम करती है। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? जैसे मैंने बोला था कि आप लोगों ने आलू उगाए खेतों में और आलू को फिर आगे चल के क्या बना रहे हैं? चिप्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये फूड का प्रोसेसिंग हो गया एक तरीके से, उसको चिप्स में कन्वर्ट आप लोगों ने कर दिया। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और इसी के साथ में NAFED यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, जो यहाँ पर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा मिलकर 6 एरिया में यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की गई है। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में से, एक जिले में से कम एक प्रोडक्ट, एक मटेरियल कम से कम ऐसा निकलना चाहिए जो कि फेमस हो जाए, वो आगे चल के ब्रांड बन जाए, उसको आप लोग आगे चलकर आसानी से रेवेन्यू कमा सको और डिस्ट्रिक्ट को वो एक तरीके से उठाकर लेकर चले। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग जो एंटरप्राइज है, जिसको PFPMFME बोलते हैं, ये स्कीम यहां पर इसी का काम करती है कि लोकल एरिया पर अलग अलग एरिया में आप लोग अलग अलग प्रोडक्ट को फेमस करो ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो आगे और अच्छे लेवल पर बढ़कर चल सके। तो ये पर्पज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार आप लोगों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो बताया आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है ना, क्या क्या बोला मैंने, तो उसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। ये यहाँ पर पूरा जो था, इसी के बारे में अगर बात करें तो अभी बोला गया कि अलग अलग एरिया में 6 ब्रांड, जैसे कि यहाँ पर अमृत पाल हो गया, ठीक है, कोरी गोल्ड हो गया, काश्मीरी मंत्रा, इसी के साथ में यहाँ पर मधु मंत्रा, इसी के साथ में यहाँ पर समदा, इसी के साथ में वोल व्हीट जो कुकीज हो गए दिल्ली की बेकरी के। तो ये सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अलग अलग एरिया में से लाए गए हैं, आइडेंटिफाई किया गया और इनकी ब्रांडिंग की जाएगी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत। तो इसके चलते ताकि मार्केट में इनको उतारा जा सके, और यही पूरा काम यहाँ पर बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग कर रही है, जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कस भी किया गया। तो PIB का काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये डेटा था जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसका फायदा क्या होगा इस स्कीम का अगर बात करें तो स्कीम का फायदा ये होगा कि हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, बाहर से हम लोग कुछ खरीद कर लेकर नहीं आना पड़ेगा, एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट होगा। इसके चलते यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि वहां पर उस प्रोडक्ट को अच्छे लेवल पर बना सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचा सके। क्रेडिट की फैसिलिटी लोगों को देखने को मिलेगी, ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड कराई जाएगी, इसी के साथ में जो कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, वो किया जाएगा और ब्रांडिंग भी की जाएगी। तो सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी इस स्कीम में। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर गांव-गांव में बढ़ के निकल के आगे निकल के आती है, तो सोचिए लोगों को जॉब लेने के लिए, काम करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने ही एरिया में उनको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो प्रमोट करने के लिए बात की जा रही है यहाँ पर फॉर्मलाइजेशन ऑफ द सेक्टर, तो उसको ताकि और ज्यादा फॉर्मलाइज किया जा सके, अच्छे लेवल पर डेवलप किया जा सके। तो फार्मर जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है या प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। तो इनको साथ में लेकर चला जाएगा।
टारगेट जो है इसका देखिए, किसी भी चीज का अगर फायदा उठाना है आप लोगों को, अगर चाहते हैं कि आप लोग अच्छी फसल उगे तो उसके लिए आप लोगों को इनपुट अच्छा देना पड़ेगा। अगर चाहते हो बॉडी अच्छी बने तो मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी। अगर चाहते हो आप लोगों की पढ़ाई अच्छी हो, एक तरीके से सिलेक्शन हो, तो पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी और रिवीजन अपने आप से करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई और रिवीजन करा दे आप लोग का, ठीक है, फिर उस किसी और का ही सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होने वाला है। ये कड़वा सत्य है। अगर आप लोग टीचर को बोलोगे मेरा रिवीजन कराते रहो, टीचर को बोलोगे आप ही पढ़ते रहो, तो टीचर तो सुनाता रहेगा, उसको तो सारी चीजें पता है, पर लेकिन एग्जाम तो टीचर को नहीं देना ना, आप लोग को देना है। तो इसलिए हमेशा अपने आप से रिवीजन करो। 5 साल 2020-21 से लेकर 2024-25 तक यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा। ये अप्रोच जो है एक तरीका फ्रेमवर्क है जो कि डेवलपमेंट करेगा और सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, ढांचागत विकास भी करेगा उस एरिया में। तो इसको आप लोग लेकर कैसे चलोगे, अप्रोच कैसे रहेगी, तो आइडेंटिफाई करो पहले कौन सा प्रोडक्ट है यहां पर जिसको हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं, ठीक है। वो उसको देखोगे वो पेरिसेबल तो नहीं है, ऐसा आइटम जो जल्दी खराब हो जाता है, जैसे मैंगो हो गया, पोटैटो हो गया, कोई भी ऐसी चीज जैसे कि जो जल्दी जल्दी रखी हुई खराब हो जाए, तो जल्दी से जल्दी ऐसे आइटम को निकालना है। अगर ऐसा आइटम जो यहां पर रखा रहेगा तो दिक्कतें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसके बेस पर आप लोग उसको लेकर चल सकते हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट पकड़ सकते हो जिसको आगे अच्छे लेवल पर हम लोग प्रोवाइड करा सकें। इसी के साथ में जो ऐसे एरिया जिनको एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट आप लोग बोलते हैं, उनके ऊपर अलग से फोकस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ताकि चीजें अच्छे लेवल पर चल सके, उनमें कम से कम डेवलपमेंट आ सके डिस्ट्रिक्ट में जो कि गरीब डिस्ट्रिक्ट है। इस स्कीम के तहत अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप सब मिलकर काम करेंगे। ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, मार्केटिंग कैसे क्वालिटी को कंट्रोल करना है, कैसे टाई अप करवाना है रीजनल और अलग अलग लेवल पर जो प्लेयर है नेशनल लेवल के, ताकि प्रोडक्ट बने भी और प्रोडक्ट बाहर भी निकल के जाए। तो फंडिंग कहां से आएगी, ये बेसिकली एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इनके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी। 10,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। 60% यहां पर पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% यहां पर स्टेट गवर्नमेंट देगी, और 90:10 का रेशियो आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट के अंदर में। 60:40 का रेशियो देखने को मिलेगा यूनियन टेरिटरी में। इसी के साथ में यहां पर 100 यूनियन टेरिटरी में, सॉरी, यहां पर जो जिसमें लेजिस्लेचर है, यानी कि जिसमें खुद के चीफ मिनिस्टर, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, पुडुचेरी हो गया, बाकी 100% रहेगा जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है ऐसे एरिया में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग स्कीम बोल सकते हैं। आखिर ऐसी स्कीम की जरूरत क्या है, अगर पूछ ले आप लोगों से कोई जरूरत, यार इसलिए आज के डेट में अगर बात करें अनऑर्गेनाइज्ड जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो लगभग 25 लाख के करीब यूनिट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और 25 से लेकर 74% तक का जो इंप्लॉयमेंट है वो आप लोग यहाँ पर इसी से निकल कर आते हैं। 66% जो यूनिट है वो लोकेटेड होती है गांव वाले एरिया में, यानी कि गांव वाले एरिया में काफी फायदा होगा। 80% ऑफ देम जो है वो फैमिली बेस्ड है, घर में कोई छोटा सा बिजनेस लगा ना, मतलब कोई अचार बना रहा है, कोई घर पे ही बैठकर अपना कोई टोकरी बना रहा है छोटी छोटी सी, ठीक है, कोई कागज के लिफाफे बना रहा है, कोई माचिस की तिल्लियां, बेसिकली इस तरीके से कई सारी चीजें बना लेते हैं घर पर बैठकर, तो वाली कैटेगरी। तो माइक्रो लेवल पर काम किया जाता है यहां पर, तो उससे अच्छे लेवल पर हम लोग लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें जो मिलकर काम किया जा रहा है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन, ये काफी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है यहाँ पर जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करती है, तो यहाँ पर उसको मार्केटिंग करने का काम करती है। 1958 में बनाया गया था। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिलती है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट एज वेल एज जो मार्केटिंग एजेंसी आप लोग को यहाँ पर ये नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि यही एक इनिशिएटिव है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आप लोग देखते हैं, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड जो फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपिडा, जिसके बारे में कई बार डिस्कस किया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस हो गया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो गया, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था, इसके बारे में बताइए क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, चलिए होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। ड्राफ्ट फूड सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड के बारे में बात की जा रही है, लेबलिंग और डिस्प्ले रेगुलेशन के बारे में, किसके अंदर क्या क्या मटेरियल है वो बताना है, तो सारी बातें मैंने आप लोग से डिस्कस की ही थी, ठीक है। तो यह है बेसिक इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर ही करते हैं बेसिकली समाप्त, क्योंकि क्विज वगैरह मैंने आप लोगों का आज लगाया नहीं था, क्योंकि टाइम नहीं मिला, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी यार, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब ज्यादा बिजी शेड्यूल हो गया, मतलब मैं निकाल ही नहीं पाया टाइम, क्या ही बोलूं बस, ठीक है। इसके चलते हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर, आप लोगों को पता है त्रिपुरा के बारे में डिटेल मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी, 3 स्कीम त्रिपुरा की मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। इसी के साथ मैंने आप लोगों को बीमारी के बारे में डिस्कस किया, किस किस तरीके से उसको चेक करते हैं, वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की, सारी बता दी मैंने, और एक बॉडी बताई आप लोगों को ICMR की। इसी के साथ में एक नया वेरिएंट IHU फ्रांस से निकल कर आया, ये हम लोगों ने समझा वेरिएंट और क्या होते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर स्ट्रेन वेरिएंट क्या होते हैं, सारी बातें डिस्कस की। चिल्का लेक के बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों इसको लेकर नहीं होना चाहिए, सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की। इसी के साथ में यहाँ पर ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली स्कीम के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे थे, इनके आंसर आप लोग दे दीजिए। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन तो आप लोगों को बता दिए मैंने सारे, तो आंसर किस किस ने अच्छे से दिए, चलिए बताइए इनके आंसर। आइए आंसर आप लोगों को दिखा देता हूँ। आंसर पहले का स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जब मिसमैच होता है यहाँ पर जॉब की अवेलेबिलिटी और स्किल के बीच में, यानी कि जैसा इंसान को चाहिए कि ऐसा बंदा मुझे रखना है, पर उसकी स्किल कोई और है, ठीक है। मतलब चाहिए तो ऐसा इंसान जो कि ढोल बजा सके, पर लेकिन वो ढोल बजाने वाला नहीं है, वो गिटार बजाने वाला है, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है एक तरीके से, जब कोई रिसेशन आता है, ठीक है, तो उसमें होता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर बात करें तो फ्रांस जो चाइना, रसिया, यूके और यूएसए ये परमानेंट मेंबर है।
NAFED, तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के बारे में बात की जा रही है, तो याद रखिएगा। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन एंड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के बारे में अभी डिस्कस ही किया आप लोगों से। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है यहाँ पर, ये नोबेल प्राइज विनर जो है वो थे यहाँ पर टूटू देशमुख टूटू के बारे में डिस्कस किया था मैंने कल आप लोगों से। इसी के साथ में DRDO का 64th डे डिस्कस किया था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात की थी, और यहाँ पर ये आप लोगों के सामने हो गया बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो डेटा था। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई कमी है लेक्चर में, तो आप लोग यहाँ पर मार्क्स जब देते हैं, फीडबैक जब देते हैं, तो 10 में से मार्क्स मेरे कट कर सकते हैं अगर कोई आप लोगों को दिक्कत लगी लेक्चर के अंदर में, और अगर अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं लगी, तो आप लोग इसको सपोर्ट कर सकते हैं। और PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, जाकर सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। और सुबह को जो भी उठ रहे हैं, ये वास्तव में गजब लग रहा है यार, मॉर्निंग में उठ जा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये सबके बस की बात नहीं होती है, अपनी पीठ थपथपाया करो अगर मॉर्निंग में आप लोग उठ जाते हो। तो 6:30 बजे एग्जैक्ट आप लोगों को हिंदू मॉर्निंग में मिल रहा है, तो उसको आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए। इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे लेकर चलिए, मॉर्निंग में अपनी चीजों को अच्छे से पैटर्न में रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।